नमस्कार। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा प्राथमिक शाला में आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 4 में हिंदी विषय में सामान्य जानकारी आपको दूंगी। सबसे पहले तो आपको हिंदी स्वर और व्यंजन की जानकारी तो होगी ही और कई सारे हिंदी शब्द भी आपको आते होंगे। तो इन हिंदी शब्दों में कई बार ऐसे अनुस्वार वाला ड आता है और कभी कभी जिसमें अनुस्वार नहीं होता है ऐसा ड भी आता है। कभी कभी अनुस्वार वाला ड भी आता है और कभी कभी अनुस्वार न हो ऐसा ड भी आता है। तो हमें ऐसा प्रश्न होता है कि ऐसे अनुस्वार वाला ड और अनुस्वार वाला ढ शब्द कब आते हैं, क्यों आते हैं। अब ऐसा प्रश्न हमें होता है तो ऐसे मैं आपको जानकारी दूंगी कि अनुस्वार वाले ड में और जिसमें अनुस्वार नहीं होता है उसमें क्या अंतर है और अनुस्वार वाले ढ में और अनुस्वार नहीं होता है उसमें क्या अंतर है, वो जानकारी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कितने सारे उदाहरण लिए हैं। उसमें पहला उदाहरण हम देखें तो डा क। तो जहाँ पर पहला अक्षर ड से शुरू होता है तो उसमें अनुस्वार नहीं आता है। तो यहाँ पर देखें तो ड का जो क्रम है वो पहला है, इसीलिए उसके नीचे अनुस्वार नहीं आएगा। अब हम दूसरा उदाहरण सामने दिखाओ तो पेड़, मैंने ऐसा शब्द लिया है तो यहाँ पर जो ड का क्रम है वो दूसरा हो जाता है, ड का स्थान है वो दूसरा है। तो जहाँ पर पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे, तीसरे और चौथे कोई भी स्थान में अगर ड आता है तो उसके नीचे अनुस्वार लगता है। तो यहाँ पर ड का स्थान है दूसरा तो उसके नीचे अनुस्वार आया है। उसके बाद मैंने लिखा है डमरू। तो डमरू में ड का स्थान है वो पहला है, इसीलिए उसके नीचे अनुस्वार आएगा नहीं। यहाँ पर मैंने लिखा है घड़ी। तो घड़ी में ड का स्थान जो है वो दूसरा है, इसीलिए उसके नीचे अनुस्वार आएगा। तीसरा उदाहरण लिया है डर। तो यहाँ पर डर में पहला जो स्थान है ड का, इसीलिए इसमें नीचे अनुस्वार आएगा नहीं। यहाँ पर मैंने लिखा घोड़ा। तो घोड़ा में ड का स्थान है वो दूसरा है, इसीलिए उसके नीचे अनुस्वार आएगा। अब ढ में भी, ढ वाले शब्द में भी ऐसा ही है। यहाँ पर मैंने लिखा ढोल। तो ढोल लिखा है तो उसमें ढ का स्थान है वो पहला है, यानी ढ का जो क्रम है वो पहला है, इसीलिए उसके नीचे अनुस्वार आएगा नहीं। सामने ही उदाहरण लिया मेढक। तो मेढक में ढ का जो क्रम है वो दूसरा आता है, इसीलिए उसके नीचे अनुस्वार आएगा। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिया ढक्कन। तो ढक्कन में ढ का जो स्थान है वो पहला है, इसलिए उसके नीचे अनुस्वार आएगा नहीं। अब उसके सामने मैंने उदाहरण लिया पढ़ना। पढ़ना उदाहरण मैंने लिया है तो उसमें ढ का स्थान हुआ दूसरा, यानी उसके नीचे अनुस्वार आएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा ढोलक। तो ढोलक में ढ का स्थान है पहला, यानी उसके नीचे अनुस्वार आएगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने उसके सामने उदाहरण लिया है दूसरा सीढ़ी। तो सीढ़ी में ढ का जो स्थान है, ढ का जो क्रम है वो दूसरा है, तो उसके नीचे अनुस्वार आएगा। अब आप सबको ये तो अच्छी तरह से समझ में आ ही गया है कि अनुस्वार वाले ड और अनुस्वार वाला ढ का शब्द का प्रयोग कब होता है। लेकिन आपको मैं खास सूचना दूं कि ऐसे शब्द का प्रयोग सिर्फ हिंदी भाषा में ही किया जाता है, दूसरी और भाषा में किया जाता नहीं है। खास याद रखना, ये शब्द का प्रयोग सिर्फ हिंदी भाषा में ही होता है, दूसरी भाषा में नहीं होता है। उसके उदाहरण में यहाँ पर आपको दूंगी। यहाँ पर मैंने संस्कृत भाषा का शब्द लिया है पंडित। पंडित लिया है तो इसका जब हम हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं तब यहाँ पर पंडित में ड का स्थान दूसरा है,
लेकिन ये संस्कृत शब्द होने के कारण उसके नीचे हम अनुस्वार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी विदेशी शब्द है रोड, तो रोड उसका जब हम हिंदी में उपयोग करते हैं तब यहाँ पर ड के नीचे अनुस्वार नहीं होता है। तो आप सबको इतना समझ में आ गया। अब हम दूसरा एक और भी टॉपिक है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर कई जगह हम देखते हैं कि है और है अनुस्वार वाला है और कई बार अनुस्वार नहीं होता है, ऐसे शब्द का, ऐसे अक्षर का, वर्ण का उपयोग होता है। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि कब कौन से है का उपयोग करना है ये हमें मालूम नहीं होता है। तो उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूं तो यहाँ पर मैंने एक वचन और बहुवचन लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उसके बारे में कोई भी लिंग हो पर एक वचन के रूप में हो तो उसके पीछे जो वाक्य बनता है उसमें जो है आता है तो वहां पर अनुस्वार लगता नहीं है, एक वचन वाला वाक्य हो तो। और यहाँ पर हम देखें कि बहुवचन वाला वाक्य हो लेकिन कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, लेकिन बहुवचन का हमें पता चलता है तो उस वाक्य में जो भी पीछे है आता है तो वहां पर अनुस्वार लगाया जाता है। एक उदाहरण मैं आपको दूं तो बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य पर से ही हमें जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर एक वचन वाला वाक्य है। यहाँ पर बच्चा खेल रहा है ऐसा बोले तो उसके पीछे जो है आता है वहां पर अनुस्वार नहीं लगता है। अब उसकी जगह मैंने ऐसा बोला होता कि बच्चे खेल रहे हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि ये बहुवचन वाला वाक्य है, तो वहां पर उसके पीछे जो है आता है वहां पर अनुस्वार लगाया जाता है। अब रहा है और रहे है, रहा का बहुवचन होता है रहे। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक उदाहरण दूं तो लड़का खेल रहा है तो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये तो एक वचन वाला वाक्य है। तो यहाँ पर उसके पीछे जो है लगता है वहां पर अनुस्वार नहीं आता है। अगर उसकी जगह मैंने ऐसा बोला कि लड़के खेल रहे हैं तो वहां पर उसके पीछे जो है आता है वहां पर अनुस्वार लगता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि एक से ज्यादा लड़के हैं। लड़का बोला तो एक वचन और लड़के बोला तो बहुवचन होगा। अब तीसरे वाक्य में आप जब देखेंगे तो आपको प्रश्न होगा कि यहाँ पर मैंने रही लिखा है और यहाँ पर भी रही लिखा है और यहाँ पर अनुस्वार किया है, तो आपको पता होगा, आपको प्रश्न होगा ऐसा कि यहाँ पर ऐसे मैंने अनुस्वार क्यों किया तो कि यहाँ पर रहा है लिखा है और उसका बहुवचन हो गए रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रही लिखा है और उसका बहुवचन भी रही ही होता है, इसलिए हमें उसको अलग करने के लिए यहाँ पर अनुस्वार करना पड़ता है। उसका उदाहरण दूं तो लड़की जा रही है, लड़की जा रही है, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि लड़की एक है। अगर उसकी जगह मैं बोलूं कि लड़कियां जा रही है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बहुवचन वाला वाक्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ पर मैंने ये है वाले वाक्य और अनुस्वार वाले है वाले वाक्य का मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया है, उसके बारे में समझाया है। थैंक यू।